In today's class, we are going to just you can say ki hold our first test on literary terms. Yeah, we are going to conduct the first test on literary terms. There are 20 multiple type questions जो कि एमएच एब्राम से लेकर के तैयार किए गए एंड आई थिंक दैट हाईली सिग्निफिकेंट शेयरिंग विद यू पीडीएफ फाइल. Is it visible? If it's visible, let me know. Yes, sir. Visible, sir. Yeah, okay. I will read and I will also tell you answer. You have only to note down. If you don't want to note down, that doesn't matter because I have sent you PDF file and in that PDF file the answer of each question is given. फर्स्ट 10 क्वेश्चंस का आंसर दिया गया है. उसके बाद फिर 11 से जो है उसके हर क्वेश्चन के बाद ही तुरंत आंसर दिया गया है. ऑलरेडी you know कि the first question has been asked and this question is very important. Who coined the term the theater of absurd? जो theater of absurd है इस टर्म को किसने क्वाइन किया है? तो जो आंसर है क्वेश्चन वन का वो वन का ए सही है. इसको जो क्वाइन किया है मार्टिन एसलिन ने क्वाइन किया है और मार्टिन एसलिन ने द थिएटर ऑफ एब्जर्ड नाम से ही उन्होंने क्या लिखा हुआ था, उन्होंने एक ऐसे लिखा हुआ था. तो द थिएटर ऑफ एब्जर्ड यह एक खुद ऐसे है. किसका ऐसे है? मार्टिन एसलिन का है. इसलिए द थिएटर ऑफ एब्जर्ड जो फ्रेज है या जो टर्म है इसको क्वाइन करने वाले आदमी का नाम क्या है? मार्टिन एसलिन. इट्स अ वेरी कॉमन क्वेश्चन and in many examination this question has been asked. इसमें कुछ और ऑप्शन दिए गए, थोड़ा सा मैं उस ऑप्शन पर भी बात करूंगा. इफ यू टॉक अबाउट एल्बर्ट केमू, तो एल्बर्ट केमू जो है वो आपके क्या है? वो थिएटर ऑफ एब्जर्ड से जुड़े हुए एक बड़े राइटर हैं जिन्होंने द मिथ ऑफ सिसिफस नाम का एक आप कह सकते हैं कि एक उनका लिटरेरी पीस है. सैमुअल बेकेट एक बड़े ड्रामेटिस्ट हैं और कब के हैं? पोस्ट मॉडर्न एज के हैं. मॉडर्न एज और पोस्ट मॉडर्न एज भी ज्यादातर मॉडर्न एज के हैं. सैमुअल बेकेट का दो इंपॉर्टेंट ड्रामा है, एक आपका वेटिंग फॉर गोडो और दूसरा आपका एंड गेम. वो अभी मैचिंग कराने में भी आएगा. यूजीन आंजिको का भी नाम है उनका, उन्होंने भी कंट्रीब्यूशन. तो ये जितने भी नाम है मार्टिन एस्लिन, एल्बर्ट केमू, सैमुअल बेकेट, यूजीन आंजिको, दे ऑल आर द पार्ट ऑफ द थिएटर ऑफ एब्जर्ड. वे किसी न किसी तरह से थिएटर ऑफ एब्जर्ड से जुड़े हैं. और थिएटर ऑफ एब्जर्ड का क्या मतलब है, एब्जर्ड से क्या मतलब, ऑल दीज थिंग्स आई हैव डिस्कस्ड विद यू. उसमें कोई बड़ी चीज नहीं है. दूसरा क्वेश्चन है कि द रूट ऑफ एब्जर्डिज्म लाइज, जो रूट है एब्जर्डिज्म का वो कहाँ पे देखने को मिलता है? इसमें भी क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन ए सही है. ये पीजीटी 2005 में या 2009 वाले में भी पूछा जा चुका है और भी दो बार तो मुझे पता है कि एक क्वेश्चन पूछा जा चुका है. द रूट ऑफ एब्जर्डिज्म लाइज एग्जिस्टेंशियलिज्म एंड सरियलिज्म. कहाँ पे पाया जाता है? एग्जिस्टेंशियलिज्म और सरियलिज्म में पाया जाता है. तो द रूट ऑफ एब्जर्डिज्म लाइज इन existentialism and surrealism. Existentialism अस्तित्ववाद and surrealism निश्चयवाद. These were the two movements which came in modern age. क्योंकि मॉडर्न एज छोटे छोटे मूवमेंट के लिए इंपॉर्टेंट रहा है. जैसे और भी मूवमेंट है दादाइज्म, निहिलिज्म, ये सब अनकॉन्शियस राइटिंग के लिए फेमस रहे हैं, ब्रूटैलिटी के लिए फेमस रहे, फियर के लिए फेमस रहे. जैसे इमेजिज्म है, फ्यूचरिज्म है, सिंबोलिज्म एंड इम्प्रेशनिज्म. दीज आर द नेम ऑफ द मूवमेंट्स. ये मूवमेंट्स के नेम है तो हमें पता होना चाहिए. क्वेश्चन नंबर 3 है कि द थिएटर ऑफ एब्जर्ड डिस्क्राइब द लाइफ एक्सपीरियंसेस ऑफ पोस्ट वर्ल्ड वॉर फर्स्ट, पोस्ट वर्ल्ड वॉर सेकेंड, विक्टोरियन एज, रोमांटिक एज. जिसमें ध्यान में रखना है कि जब भी थिएटर ऑफ एब्जर्ड की बात है तो वह मॉडर्न एज में आया और मॉडर्न एज दो वर्ल्ड वॉर के लिए इंपॉर्टेंट है. वर्ल्ड वॉर फर्स्ट 1914 से 1918, वर्ल्ड वॉर सेकेंड 1939 से 1945. द थिएटर ऑफ एब्जर्ड में जो जिंदगी दिखाई गई है वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद की लाइफ, तो पोस्ट वर्ल्ड वॉर सेकेंड. इसका मतलब क्वेश्चन नंबर 3 का बी सही है. क्वेश्चन नंबर 4 है हु हैज रिटन द एसे थिएटर ऑफ एब्जर्ड. ऑलरेडी जो पहला वाला क्वेश्चन था वही क्वेश्चन नंबर 4 है लेकिन उसका पूछने का अंदाज बदला गया है. उसमें ये कहा गया था हु क्वाइंड द टर्म और यहाँ पर है हु हैज रिटन द एसे द थिएटर ऑफ एब्जर्ड. तो इसका जो आंसर है मार्टिन एस्लिन डी. इसमें कोई और डिस्कस नहीं करना है. यू हैव टू रिमेंबर ओनली दिस पॉइंट की द थिएटर ऑफ एब्जर्ड वाज इट्स एन एसे रिटन बाय हुम? मार्टिन एस्लिन.
हु हैज नॉट रिटेन एब्सर्डिस्ट प्ले। मैं इसमें से आपसे जानना चाहूंगा, ये चीज मैं पढ़ा चुका हूँ, किन्होंने एब्सर्डिस्ट प्ले नहीं लिखा है? सैमुअल बेकेट, जीबी शाह, हैरोल्ड पिंटर, एल्बर्ट केमू। यू कैन आंसर, गिव योर आंसर। जे बी जे बी सर। जीबी शाह ने नहीं लिखा, या दैट्स गुड। हमें ये ध्यान में रखना है कि इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे अगर इसमें चार नाम दिया गया है तो जीबी शाह बिल्कुल अलग है। क्यों? क्योंकि जीबी शाह प्रॉब्लम प्ले के राइटर हैं, एंटी रोमांटिक कॉमेडी के राइटर हैं। और जीबी शाह जो है उस समय आते हैं जब हम प्ले में बात करते हैं आर्म्स एंड द मैन की, कैंडिडा की, जब हम बात करते हैं सेंट जॉन की, मिसेस वारेंस प्रोफेशन की। ये सब जो है जीबी शाह के इम्पोर्टेंट प्लेज रहे हैं। तो अगर आप जीबी शाह की बात करते हैं तो ये थिएटर ऑफ एब्जर्ड से नहीं जुड़े थे, बल्कि वो किससे जुड़े हुए थे? एंटी रोमांटिक कॉमेडी से, या आप कह सकते हैं कि प्रॉब्लम प्ले से जुड़े थे। बाकी तीनों राइटर सैमुअल बेकेट, हैरोल्ड पिंटर, एल्बर्ट केमू, दे ऑल आर द पार्ट ऑफ व्हाट? दे ऑल आर द पार्ट ऑफ थिएटर ऑफ एब्जर्ड। सैमुअल बेकेट का दो ड्रामा मैंने आपको पहले ही बताया है, एंड गेम, वेटिंग फॉर गोडो। हैरोल्ड पिंटर का एक बहुत फेमस ड्रामा है द बर्थडे पार्टी। एल्बर्ट केमू का जो है द मिथ ऑफ सिसिफस। ये उनके वर्क है जो हमें ध्यान में रखना है। तो क्वेश्चन नंबर 5 में जीबी शाह आपके सही है। क्वेश्चन नंबर 6 है, हु हैज रिटेन एन एसे मिथ ऑफ सिसिफस। किसने एक ऐसे लिखा मिथ ऑफ सिसिफस? ऑलरेडी आई टोल्ड यू, अभी मैंने कई बार डिस्कस किया कि मिथ ऑफ सिसिफस इज द वर्क ऑफ एल्बर्ट केमू। किसका वर्क है? एल्बर्ट केमू का वर्क है। अगेन ऑप्शन वही है, यूजीन आंजिको, हैरोल्ड पिंटा, आर्थर एडा मॉब। ये सब थिएटर ऑफ एब्जर्ड से, चारों थिएटर ऑफ एब्जर्ड से जुड़े हुए हैं। अलग अलग ढंग से उनका अपना काम रहा, लेकिन जो क्वेश्चन है मिथ ऑफ सिसिफस किसने लिखा? मिथ ऑफ सिसिफस जो है 1942 में आया हुआ था, और ये एल्बर्ट केमू ने लिखा है। हु हैज रिटेन द बुक एब्सर्ड ड्रामा? ये भी मार्टिन एस्लिन का वर्क है। हु हैज रिटेन द बुक एब्सर्ड ड्रामा, मार्टिन एस्लिन का एक किताब है, 1965 में आई है एब्सर्ड ड्रामा। वो उसी ढंग से कई तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, द टर्म एब्जर्ड रिफर्स टू। जो टर्म एब्जर्ड है किसको रिफर करता है? पर्पसलेस, मीनिंगलेस, अनएक्सप्लेनेबल एंड इलॉजिकल। पहला पर्पसलेस, उद्देश्य विहीन, मीनिंगलेस, अर्थ विहीन, अनएक्सप्लेनेबल, जिसका कि कोई स्पष्टीकरण ना हो, एक्सप्लेनेशन ना हो, एंड इलॉजिकल, अतार्किक। तो ये सब शब्द हैं, इसको करता है, मीनिंगफुल को करता है, रेशनल को करता है, एक्सप्लेनेबल को करता है। आपकी नजर में क्या? चूंकि ये क्वेश्चन भी है और मैंने आपको पढ़ाया भी था, पढ़ाने मतलब जरूर नहीं कि इसी प्लेटफॉर्म पे, मुझे याद है शायद मैंने इस प्लेटफॉर्म पे पढ़ाया था। अगर इस प्लेटफॉर्म पे नहीं पढ़ाए थे, सर फर्स्ट या वाला सही है, फर्स्ट वाला फर्स्ट सही है। वाला सही है। द टर्म एब्जर्ड रिफर्स टू पर, या पर्पसलेस, मीनिंगलेस, अनएक्सप्लेनेबल एंड इलॉजिकल। ये क्वेश्चन जो 9 है बहुत इंपॉर्टेंट है। मेनी टाइम्स दिस क्वेश्चन हैज बीन आस्क्ड, नथिंग हैपेंस, नोबडी कम्स, नोबडी गोज, इट्स ऑफुल। ना तो कोई चीज घटित होती है, ना ही कोई आता है, ना कोई जाता है, बहुत ही डरावना माहौल है। वेटिंग फॉर गोडो, द बर्थडे पार्टी, मिथ ऑफ सिसिफस, एंड गेम। हुज वेयर डू यू फाइंड, मे आई नो? बैटिंग फॉर गॉडर सर। सर वेटिंग ऑप्शन फॉर ए वेटिंग गोडो, फॉर। वेटिंग फॉर गोडो। इसमें दो कैरेक्टर हैं, व्लादिमीर और स्ट्रैगन। वो दोनों कैरेक्टर एक पेड़ के नीचे इंतजार करते रहते हैं गोडो का। जब कोई वहां नहीं आता तो उनको लगता है कि बहुत डरावना माहौल है। देन दे गिव दिस स्टेटमेंट, नथिंग हैपेंस, नोबडी कम्स, नोबडी गोज, इट्स ऑफ। दैट्स द एग्जांपल ऑफ वेटिंग फॉर गोडो। क्वेश्चन नंबर 10 जो है थोड़ा सा मैं कंफ्यूज हूँ, खुद ही बनाया मैंने, लेकिन मुझे नहीं पता कि मैंने कहाँ से उठाया था। नथिंग इज फनियर देन अनहैप्पीनेस, इट्स द मोस्ट कॉमिकल थिंग इन द वर्ल्ड। ये एंड गेम का है, वेटिंग फॉर गोडो का तो नहीं है। सर्टेनली ये एंड गेम का है, लेकिन ये मुझे चेक करना पड़ेगा, क्योंकि ये मैंने नेट से, विकीपीडिया से बनाया था, और मैं इस समय इसको मिस कर रहा हूँ कि हाँ वो है। बट जहां तक काफी हद तक मुझे याद आ रहा है एंड गेम का है। फिर भी एक बार आप इसे चेक कर लीजिएगा, या मैं खुद चेक कर लूंगा। तो ये दोनों स्टेटमेंट, नथिंग हैपेंस, नोबडी कम्स, पहला क्वेश्चन नंबर 9 का तो बिल्कुल क्लियर है, वेटिंग फॉर गोडो। नथिंग इज फनियर देन अनहैप्पीनेस, अनहैप्पीनेस से ज्यादा कोई भी चीज मजाकिया नहीं है। इट्स द मोस्ट कॉमिकल थिंग इन द वर्ल्ड, दुनिया में सबसे कॉमिकल थिंग अगर कोई है तो वह
unhappy nation. Factors in Endgame, Waiting for Godot, The Birthday Party, The Myth of Sisyphus. These are the points which you have to remember. तो एक इसका एंड गेम का है। मैं शायद मार्क सही से नहीं कर पाया, यहाँ पे बी पे लग रहा है, आप कंफ्यूज या कोई दूसरा हो सकता है, इसलिए मैं ए पे लगा रहा हूँ। एंड गेम। किसी को क्वेश्चन नंबर 10 तक कोई प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम सर। सर एक स्लाइड पीछे कर दीजिए प्लीज। क्या ये सब रिकॉर्डेड है मैडम, आप परेशान ना होइए, सारी चीजें रिकॉर्डेड है, यू विल गेट इट। चाहे यूट्यूब पे जाके देखिएगा, चाहे आप एक्सक्यूज मी सर। या सर जो फर्स्ट वाले क्वेश्चन में लिज्म या एक्सप्रेशनिज्म सेम ही है ना सर, या अलग टर्म हो गया ये? लेट मी क्वेश्चन चेक में इट। फर्स्ट वाले में क्या है? सर, द रूट ऑफ, फर्स्ट वाले, हाँ हाँ, सेकंड वाले में द रूट ऑफ एब्जर्विज्म लाइज। हाँ लाइज, हाँ एग्जिस्टेंशियलिज्म एंड हाँ तो इसमें सरियलिज्म। क्या एक्सप्रेशनिज्म नहीं हो सकता क्या, या वो अलग एग्जिस्टेंशियलिज्म होता एंड एग्जिस्टेंशियलिज्म एंड एक्सप्रेशनिज्म। है ना? एक्सप्रेशनिज्म और स्यूरलिज्म। एक्सप्रेशनिज्म एंड सरियलिज्म। जी एक्सप्रेशनिज्म को कुछ हद तक शामिल किया जाता है, आता है, एक्सप्रेशनिज्म को भी लोग करते, चूंकि सारे मूवमेंट का कुछ ना कुछ जैसे अनकॉन्शियस राइटिंग से लेना देना था, तो सारे उसी से जुड़े हुए थे, उसमें ऐसा कोई दो राय नहीं कि वो भी एक उसका हिस्सा रहा है। और लेकिन जो एग्जिस्टेंशियल फिलॉसफी रही है, इसको कहीं से भी इनकार नहीं किया जा सकता। एग्जिस्टेंशियल फिलॉसफी उसका सबसे इम्पोर्टेंट हिस्सा है, और उस एग्जिस्टेंशियल फिलॉसफी के साथ साथ जो है सरियलिज्म को भी इसमें रखा गया है। और एक्सप्रेशनिज्म जो है आपका, तो एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है ही है कि हाँ उसमें रहा है। तो इसमें एग्जिस्टेंशियलिज्म को हम डिनाई नहीं कर सकते कि एग्जिस्टेंशियलिज्म की जगह केवल एक्सप्रेशनिज्म को किया जाए। एक्सप्रेशनिज्म एक पॉइंट है उसका, बट दिस पार्टिकुलर एग्जिस्टेंशियलिज्म, यहाँ पे अगर एग्जिस्टेंशियलिज्म यहाँ ना होता, सीधे एक्सप्रेशनिज्म होता, तो हम उस पर टिक कर सकते थे। ओके सर, ओके गॉट एक्सप्रेशनिज्म इट इज द सर। पार्ट। चूंकि हमने एक्सप्रेशनिज्म यहाँ पे नहीं रखा, अगर एक्सप्रेशनिज्म होता, एक्सप्रेशनिज्म एंड सरियलिज्म होता, तो श्योरली हम उसी के साथ जाते। ओके ओके सर, गॉट इट सर, थैंक यू। नाउ उसका पूरा आंसर यहाँ पर मैंने बताया है कि आंसर 1 का ए में मार्टिन एस्लिन फाइंड द टर्म थिएटर ऑफ एब्जर्ड, आंसर 2 का द रूट ऑफ एब्सर्डिज्म लाइज इन सरियलिज्म एंड एग्जिस्टेंशियलिज्म, ये तो ऑलरेडी डिस्कस हो चुका है, कोई ऐसा उसमें नहीं है। यहाँ से क्वेश्चन थोड़ा सा आपको टिपिकल लगेगा, या मैंने इसको इस तरह से बनाया है, जैसे क्वेश्चन 11 है, विच इज नॉट करेक्ट अबाउट एटमॉस्फियर। एक शब्द है एटमॉस्फियर, जो आज मैंने अपने लेक्चर में डिस्कस किया था, और आज मैंने उसे शेयर भी किया है लिटरेरी टर्म का, कि एटमॉस्फियर का क्या क्या नहीं मतलब है, इसके बारे में क्या सही नहीं है। सबसे पहला, इट्स अल्टरनेटिव नेम इज मूड, ये एक और क्वेश्चन बनेगा। एटमॉस्फियर हम सारे लोग जानते हैं, जिसको हम वो लोग वातावरण कहते हैं, तो इसमें मैं ये पूछ रहा हूँ क्या सही नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 11 का ये तो सही है कि एटमॉस्फियर को एक उसका अल्टरनेटिव नेम मूड है, जैसे ड्रामा का अल्टरनेटिव नेम प्ले है, वैसे ही एटमॉस्फियर का अल्टरनेटिव नेम मूड है, MOOD मूड। इट्स फ्रेंच नेम इज एम्बियांस, एटमॉस्फियर को फ्रेंच में एम्बियांस कहा जाता है, ये भी सही है। ये कोई डिस्कशन वाला चीज नहीं है, इसे केवल रटने की जरूरत है कि अल्टरनेटिव नेम इंग्लिश में एटमॉस्फियर का मूड है, फ्रेंच में एम्बियांस है, AMBIANC। एटमॉस्फियर इज द इमोशनल टोन परवेडिंग अ सेक्शन और द होल ऑफ अ लिटरेरी वर्क। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये भी सही है कि एटमॉस्फियर जो है वो क्या है, इमोशनल टोन है, किसी भी राइटर का भावनात्मक जो टोन होता है, उसका जो एक्सप्रेशन करने का अंदाज होता है, परवेडिंग अ सेक्शन, जो कि एक सेक्शन में फैला हुआ है, या हो सकता है पूरे लिटरेरी वर्क में वैसे ही टोन फैला हुआ हो। फॉर एग्जाम्पल के लिए, अगर आप जो है, मैंने उसे लेक्चर में भी बताया कि अगर आप मैकबेथ को पढ़ते हैं, और मैकबेथ का जो पहला सीन है,
जब वो खुलता है वहां पे हर्ली बर्ली इज डन, थंडरिंग एंड लाइटिंग। तो जो एटमॉस्फियर आता है वो कौन सा एटमॉस्फियर है? टेरिफाइंग एटमॉस्फियर है, थोड़ा सा डरावना है, डेजर्टेड प्लेस का जिक्र किया गया, एंट्री ऑफ द थ्री बीचेस है। तो ये जितनी भी चीजें रही है वो चीजें क्या होता है उस पूरे सीन में परवेडिंग कर रहा है। तो एटमॉस्फियर क्या होता है? यह एक इमोशनल टोन होता है परवेडिंग अ सेक्शन और द होल ऑफ अ लिटरेरी वर्क। इट फॉस्टर्स इन द राइटर एक्सपेक्टेशन, यह जो है राइटर के उम्मीदों पर खरा उतरता है या राइटर को फॉस्टर करता है। FORS नहीं होना चाहिए, FOST, इट फॉस्टर्स, मानी उसको एनर्जी देता है राइटर को, एक्सपेक्टेशन एज टू द कोर्स ऑफ इवेंट्स, उस पूरी घटना के दौरान, वेदर हैप्पी, उसमें या तो हैप्पी मूड दिखाया जाएगा RR, कॉमनली टेरिफाइंग, या तो डरावना माहौल दिखाया जाता था आर डिजास्टरस, या तो कुछ डिजास्टर्स जैसा। तो हमें ये ध्यान में रखना है कि एटमॉस्फेयर जो नॉवेल में या किसी भी लिटरेरी पीस में जो दिखाया जाता है वो राइटर के लिए नहीं होता बल्कि किसके लिए होता है? रीडर के लिए होता है। तो ऑप्शन डी जो है गलत है। इसका मतलब यहाँ क्या होना चाहिए था? सब कुछ सही है लेकिन यहाँ आना चाहिए इट फॉस्टर्स इन द रीडर, ना कि राइटर। राइटर तो एटमॉस्फेयर तैयार कर रहा है, किसके लिए तैयार कर रहा है? रीडर के लिए। तो जब रीडर उसे पढ़ेगा तो फॉस्टरिंग उसमें होगा ना, जनरेटिंग एटमॉस्फेयर का जनरेटिंग जो होगा वो किस में होगा? रीडर में होगा। बिकॉज रीडर रीड्स द टेक्स्ट, राइटर क्रिएट्स द टेक्स्ट। तो ये चीज यहाँ पे केवल कुछ नहीं करना, ये जो पोर्शन है राइटर की जगह वहां पे क्या लाना है? रीडर लाना है। इट फॉस्टर्स इन द राइटर एक्सपेक्टेशन एज टू द कोर्स ऑफ इवेंट्स वेदर हैप्पी आर मोर कॉमनली टेरिफाइंग आर डिजास्टर। फिर यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्रिस्टेबल जो है 1816 में इज द पोयम ऑफ कॉलरिज, सही है। एंड द रिटर्न ऑफ द नेटिव नॉवेल है 1878 में आई है, इज द नॉवेल ऑफ थॉमस हार्डी, सही है। जो लोग PGT की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सबके लिए इंपॉर्टेंट है। मैं फिर से बता दूं, क्वेश्चन नंबर 11 में हम किसको लेके जिक्र किए हैं? एटमॉस्फेयर। अगर आज का लेक्चर आप पढ़ लेंगे तो ये आपको एटमॉस्फेयर समझ में आ जाएगा, उसमें मैंने लिखवाया भी है, उसमें मैंने वो किया, वही का ऑब्जेक्टिव मैंने बना दिया है। तो जो एटमॉस्फेयर है उसको अल्टरनेटिव नेम मूड होता है, फ्रेंच में उसको एम्बियंस कहा जाता है। जो एटमॉस्फेयर होता है या इमोशनल टोन होता है जो परवेडिंग करता है अ सेक्शन और द होल ऑफ लिटरेरी वर्क में। तो एटमॉस्फेयर है या फॉस्टर करता है सर वॉइस नहीं आ रही। आज मेरी जा रही है? हेलो? यस यस सर। सर आप आ रही यस सर आ रही है। तो यू फाइंड व्हाट यू फाइंड की जो क्रिस्टेबल है 1860 इज द पोयम ऑफ कॉलरिज एंड द रिटर्न ऑफ द नेटिव 1878 इज द नॉवेल ऑफ थॉमस हार्डी। यू फाइंड की क्रिस्टेबल, यू फाइंड द रिटर्न ऑफ द नेटिव, और मैं बता रहा था कि ऊपर वाली लाइन में कि जो फॉस्टरिंग होगा एटमॉस्फेयर का वो रीडर में होता ना कि राइटर में होता है। वह जैसे अगर हम कोई भी ट्रेजिक सीन देखते हैं तो ट्रेजिक सीन देखने के बाद वैसा ही एक ऐसा ट्रेजिक सीन का एटमॉस्फेयर क्रिएट किया जाता है कि हमारी आंखों से आंसू निकलना, सॉबिंग होना, सिसकी आना। कॉमिक सीन देखने पे थोड़ी ऐसा होता है क्योंकि एक ऐसा एटमॉस्फेयर तैयार किया जाता है। अभी व्हेन आई वाज टेकिंग क्लास इन द मॉर्निंग आई जस्ट टोल्ड अबाउट द मूवी शोले, और मैंने कहा कि अगर आप देखिए कि जो शोले में जो ठाकुर है संजीव कुमार, उनका जो गांव है, जो अपने गांव को वापसी करते हैं तो उधर से गब्बर भी जेल से छूटा हुआ रहता है और गांव में खुशियों का माहौल है। तो जो वहां पे खुशी है कि लोग होली की तैयारी कर रहे हैं और उधर संजीव कुमार घर की वापसी कर रहे हैं, उनके वेलकम में उनके बच्चे सब तैयार हो रहे हैं। तो ये वहाँ का जो एक माहौल है हैप्पी है। लेकिन एक दूसरी तरफ वहीं पे दिखाया जा रहा है कि गब्बर अपने लश्कर के साथ घोड़े पे सवार होकर के आ रहा है। वो जो पिक्चराइजेशन वो इंडिकेट करता है कि कुछ गलत होने वाला है उस गांव में जो है। तो दोनों दो सीनें एक साथ चल रही है, जैसे जैसे सीन को आपके आपके सामने दिखाया जाता है तो ट्रेजिक कॉमिक, ट्रेजिक कॉमिक, ट्रेजिक कॉमिक, देन उसके बाद क्या करते हैं, गब्बर पहुंचते ही सब कुछ शूट करते हैं और उसके बाद उनके फिर ठाकुर का हाथ काटना। ये पूरा क्या इंडिकेट करता है कि हम थिएटर में बैठे हैं ना, उसका असर हमारे ऊपर हो रहा है। डायरेक्टर ने काम कर दिया, गब्बर ने अपना रोल कर दिया, संजीव कुमार ने अपना रोल कर दिया, लेकिन जो भी उसका एटमॉस्फेयर का असर होगा वो हमेशा किस पर होगा? दर्शक पर होगा, उस पर होगा। तो राइटर ना होकर के यहाँ पे क्या होना चाहिए? रीडर होना चाहिए, स्पेक्टेटर होना चाहिए। आई थिंक यू गॉट दिस क्वेश्चन। यस सर।
नाउ यू फाइंड आंसर में मैंने दिया है कि इट फॉस्टर्स इन द रीडर एक्सपेक्टेशन, यह जो है रीडर की उम्मीदों को फॉस्टर करता है, ना कि राइटर की उम्मीदों को। क्वेश्चन नंबर 12 है, व्हाट इज द डिफिनीशन ऑफ ऑथरशिप? ऑथरशिप की क्या डिफिनीशन है? ऑथरशिप एब्स्ट्रैक्ट नाउन है ऑथर का, ऑथरशिप है इमेजिनेटिव पावर ऑफ द ऑथर, ऑथर की जो इमेजिनेटिव पावर है वह उसका जो है ऑथरशिप है। क्रिएटिविटी ऑफ द ऑथर, स्टोरी टेलिंग मेथड ऑफ द ऑथर, या द सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स पॉजेस्ड बाय ऑथर। इसमें से जितने सारे ऑप्शन सही है, लेकिन ऑप्शन डी जो है सबसे ज्यादा क्लोज है। तो द सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स पॉजेस्ड बाय ऑथर, ये चीज आपको ध्यान में रखना चाहिए। व्हाई यू हैव टू कीप दिस पॉइंट इन योर माइंड? यू हैव टू कीप दिस पॉइंट इन योर माइंड बिकॉज ये जितनी भी ऊपर की तीनों चीजें बताई गई, ये तीनों ऑथर की क्वालिटी है। और लास्ट में जो ऑप्शन दिया गया है, ये तीनों चीजों को समाहित कर ले रहा है। द सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स, जो भी एट्रीब्यूट्स है या सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स है पॉजेस्ड बाय ऑथर, जो ऑथर के द्वारा क्या किया जाता है? पॉजेस किया जाता है। द सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स पॉजेस्ड बाय ऑथर, जो भी ऑथर में क्वालिटी होती है जो उसमें मौजूद होता है। तो आपका जो है डी जो है क्या है सही, उसको मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। तो आई थिंक यू गॉट क्वेश्चन नंबर 12। Yes, sir. Now you find question number 13, who has written an influential essay, what is an author? किसने influential essay लिखा है, what is an author? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, खास करके दोस्त आर प्रिपेयरिंग फॉर यूजीसी नेट, उनके लिए एक ऐसे आया था, व्हाट इज एन ऑथर। ये इसका जो आंसर है सिंपल से, इस पे कोई डिस्कशन नहीं करना, मिशेल फूको का है। मिशेल फूको ने 1969 में आपका लिखा एक ऐसे, व्हाट इज एन ऑथर, ऑथर क्या होता है। जहां तक ऑप्शन बी की बात है, बी वाले से भी क्वेश्चन 2 बार पूछा जा चुका है। देरेदा, देरेदा को फादर ऑफ डी कंस्ट्रक्शन कहा जाता है, और यही सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया था, हु इज नोन एज फादर ऑफ डी कंस्ट्रक्शन। तो देरेदा इज नोन एज फादर ऑफ डी कंस्ट्रक्शन इन 1969। कार्ल मार्क्स को अगर आपको याद होगा कि कार्ल मार्क्स को मार्क्सिज्म फादर ऑफ मार्क्सिस्ट थियरी या मार्क्सिस्ट आइडियोलॉजी, उनके साथ फ्रेडरिक एंजल मिलकर के 1848 ईस्वी में उस आइडियोलॉजी को लाए थे, और एक मैनिफेस्टो आया था जिसका नाम कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो था। तो कार्ल मार्क्स वहां से रिलेटेड है। गायत्री चक्रवर्ती स्पिवाक ने क्या किया हुआ था, एक क्रिटिकल ऐसे लिखा था, कैन सबल्टन स्पीक। ये सारे क्वेश्चन किसी ना किसी तरह से पीजीटी, टीजीटी, एलटी या डीएसएसबी, केवीएस, एनवीएस, इफ यू गो देयर यू विल फाइंड इवन इन यूजीसी नेट। तो मैं उसको केवल एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ कि देरेदा को फादर ऑफ डी कंस्ट्रक्शन कहा जाता है। कार्ल मार्क्स जो है मार्क्सिस्ट आइडियोलॉजी से जुड़े हुए हैं। गायत्री चक्रवर्ती स्पिवाक का कॉन्सेप्ट है सबल्टन लिटरेचर का कॉन्सेप्ट है, या उन्होंने वर्ड सबल्टन को क्वाइन किया। आई थिंक यू गॉट इट। Yes, sir. Yes, sir. नाउ यू फाइंड क्वेश्चन नंबर 14। यहाँ पे थोड़ा सा और कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, क्योंकि यहाँ मैंने डिफिनीशन लेने की कोशिश की। लास्ट बार ऑटोबायोग्राफी, बायोग्राफी, ये सब का जो डिफिनीशन आया था उस पर हम कम कर पाए थे। मुझे उसका मतलब मुझे लग रहा है कि उस समय अगर मैं और थोड़ा सा उसको डीप में गया होता तो और भी आप लोग एक आध दो क्वेश्चन कर लेते। इसलिए इस पैटर्न को मैंने बनाया है। थोड़ा सा आपको लगेगा कि ये डिफिकल्ट लग रहा है, लेकिन बिल्कुल डिफिकल्ट नहीं। इसी पैटर्न पे आ रहा है, डिफिनीशन है या एम एच एब्राम्स की लाइनें हैं। इसमें क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि ये डिफिनीशन से क्या मतलब है। ये डॉट डॉट है, आर इंडिविजुअल्स, ऐसा आदमी हु बाय देयर इंटेलेक्चुअल, जो अपनी बौद्धिकता से एंड इमेजिनेटिव पावर्स और अपनी कल्पनाशीलता से या कल्पनाशीलता की शक्ति का पर्पजली क्रिएट फॉर्म फ्रॉम, पर्पजली क्रिएट, वह कोई चीज क्रिएट करता है फ्रॉम देयर एक्सपीरियंस, अपने अनुभव से, एंड रीडिंग अ लिटरेरी वर्क, और पढ़ने लायक एक लिटरेरी वर्क का को जन्म देता है। विच इज डिस्टिंक्टली देयर ओन रिफर्स, विच इज डिस्टिंक्टली देयर ओन, या उसका अपना एक डिस्टिंक्टिव वर्क होता है। रिफर्स टू, इसका क्या मतलब है? ड्रामेटिस्ट, नरेटर, नॉवेलिस्ट, ऑथर। आप ही बताइए क्या मतलब है इसका। Sir, author. ऑथर बहुत सिंपल सा, देखिए यहाँ पे वर्क को क्रिएट करने की बात की गई है। अगर ये कहा जाता कि ड्रामा क्रिएट करता है तब ड्रामेटिस्ट हो जाता। अगर ये कहा जाता नॉवेल क्रिएट करता है तो नॉवेलिस्ट हो जाता। यहाँ ड्रामेटिस्ट या नॉवेल की बात नहीं है। नरेटर कौन होता है? वन हु टेल्स द स्टोरी, जो कहानी सुनाता है उसको नरेटर कहा जाता है। इसमें सिंपल सा किसका डिफिनीशन दिया गया? ऑथर।
व्हाट इज एन ऑथर? मिशेल फूको का जो आपका अभी हमने डिफिनेशन बताया, जो 1969 में उन्होंने क्रिटिकल एसे लिखा, वही सेम चीज है। एम एच अब्राम्स ने कहा है कि आथर हुआ, अगर यहाँ पे क्वेश्चन नंबर जो ये 14 है, अगर हम यहाँ पे केवल आथर लिख दे, AUTHOR, अगर यहाँ पे मैं केवल आथर लिख दूं तो क्या हो जाएगा? आथर्स आर इंडिविजुअल्स, आथर्स वे व्यक्ति होते हैं हु बाय देयर इंटेलेक्चुअल, जो अपनी बौद्धिकता से एंड इमेजिनेटिव पार्ट्स, और अपनी कल्पनाशीलता से पर्पसफुली क्रिएट, एक उद्देश्य के साथ चीजों का क्रिएट करते हैं, फ्रॉम देयर एक्सपीरियंसेस, अपने अनुभव से, एंड रीडिंग अ लिटरेरी वर्क, और एक लिटरेरी वर्क को जन्म देते हैं, विच इज डिस्टिंक्टली देयर ओन, यह उनका खुद का होता है। ऐसे शख्स को क्या कहा जाता है? ड्रामेटिस्ट, नरेटर, नॉवलिस्ट, ऑथर। तो आंसर क्या है आपका? ऑथर। क्वेश्चन नंबर 15 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मिसमैच्ड? एक टेक्स्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट टेक्स्ट है, कुछ आप इसमें से जानते हैं, कुछ मैंने इधर अभी लिया है, और ये सबको पता होना चाहिए। एक है, कौन सा इसमें से मिसमैच्ड है? मॉड बॉटकिन, मॉड बॉटकिन एक क्रिटिक्स हैं जो आर्केटाइपल क्रिटिसिज्म से जुड़े हुए हैं। आर्केटाइपल पैटर्न्स इन पोइट्री, मॉड बॉटकिन ने एक किताब लिखा था, आर्केटाइपल पैटर्न्स इन पोइट्री, 1934 में आई है। दांतेज डिवाइन कॉमेडी, ये आपको पता है, डिवाइन कॉमेडी अभी हम लोग जब बात कर रहे थे इन्फर्नो का, डिवाइन कॉमेडी का, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट लव ऑफ लव सॉन्ग ऑफ जे आल्फ्रेड प्रूफा। तो दांतेज का डिवाइन कॉमेडी, मॉड बॉटकिन का आर्केटाइपल पैटर्न्स इन पोइट्री 1934, सैमुअल टेलर कॉलिस राइम ऑफ द एंशिएंट मैरिनर, जेम्स जी फ्रेजर द गोल्डन बफ, हेनरी जेम्स कैन सबल्टन स्पीक। अब आप अगर ध्यान में रखिएगा तो अभी अभी मैंने एक्सप्लेन किया था कि कैन सबल्टन स्पीक जो है ये आपका क्या है? कैन सबल्टन स्पीक एक गायत्री चक्रवर्ती स्पीवाक का वर्क है, ना कि हेनरी जेम्स का। क्वेश्चन नंबर 15 में पहला सही है। मॉड बॉटकिन की किताब का नाम आर्केटाइपल पैटर्न्स इन पोइट्री, जो 1934 में आई है। दांते का डिवाइन कॉमेडी है। सैमुअल टेलर कॉलरिज का पोयम राइम ऑफ द एंशिएंट मैरिनर है। जेम्स जी फ्रेजर का द गोल्डन बफ नाम का किताब उन्होंने लिखा हुआ है। हेनरी जेम्स का कैन सबल्टन स्पीक एक गलत है। हेनरी जेम्स मॉडर्न एज के नॉवलिस्ट हैं और फिक्शनल थियरिस्ट हैं। तो इसको एक्सप्लेन किया गया, हेनरी जेम्स अ वेल नोन फिक्शनल थियरिस्ट एंड नॉवलिस्ट रोड द आर्ट ऑफ फिक्शन, उनका एक क्रिटिकल एसे है द आर्ट ऑफ फिक्शन, और उनकी एक नावल है पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी। एक ही नहीं और भी है, लेकिन हमने दो का जिक्र किया। तो हेनरी जेम्स इन दोनों चीजों के राइटर है, आर्ट ऑफ फिक्शन के, पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी के। कैन सबल्टन स्पीक इज द वर्क ऑफ गायत्री चक्रवर्ती स्पिवाक। गायत्री चक्रवर्ती स्पिवाक बहुत बड़ी क्रिटिक है। नाउ शी इज अलाइव, शी बिलोंग्स टू कलकत्ता बट लिविंग इन अमेरिका, कि अमेरिका में एक यूनिवर्सिटी में वो प्रोफेसर है। अभी एक साल पहले कोविड में उनका लेक्चर हुआ था वहां पे, कलकत्ता के किसी कॉलेज में उन्होंने हुआ था। तो ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना। डिड यू गेट दिस क्वेश्चन? Yes, sir. यस Yes, सर। sir. Okay, now you find question number 16. Who opposed the term? Who applied the term archetype? Archetype term को किसने अप्लाई किया? To what he called, और उसको कहा कि यह प्रिमऑर्डियल इमेजेस है और साइकिक रेजिड्यू है। आर्केटाइप क्रिटिसिज्म के लिए दो शब्द यूज किया गया, आर्केटाइप, फिर उसी को प्रिमऑर्डियल इमेजेस और साइकिक रेजिड्यू। ये शब्द ऑफ रिलेटेड पैटर्न्स ऑफ एक्सपीरियंस इन आर वेरी एंशिएंट एंसेस्टर्स। ऑप्शन है यूंग, यूंग एक साइकोलॉजिस्ट हैं, फ्राइड भी साइकोलॉजिस्ट हैं, हेनरी जेम्स नॉवलिस्ट हैं, जेम्स जॉयस नॉवलिस्ट हैं। तो ये जो वर्ड है किसका है? युंग का है। युंग का, इसका प्रोनाउंसिएशन जुंग नहीं होगा, युंग होगा, क्योंकि जे साइलेंट हो जाता है। और यू विल कम टू नो कि ये जो वर्ड है, हु अप्लाइड द टर्म आर्केटाइप टू व्हाट ही कॉल्ड primordial images, the psychic residue, this is what, this is Jung. Did you get it? Yes, sir. सर इसे एक्सप्लेन आर्क से, Yeah, आर्केटाइप, archetype, आर्केटाइप। हाँ, आर्क का मतलब होता है सर्वोच्च, टाइप का मतलब होता है पैटर्न। इसमें ये बताने की कोशिश की जाती है, यह एक ऐसा क्रिटिसिज्म है जिससे जो है मॉड बॉटकिन भी जुड़े हुए हैं, जो वहां पे बात किया गया था। इसमें ये चीज बताई जाती है कि दुनिया में हम जितनी भी चीजें लिख रहे हैं, चाहे वो मॉडर्न एज में लिख रहे हो, चाहे जो है रोमांटिक एज में लिखा गया हो,
वह बहुत पहले ही दुनिया में उस तरह के सारे लिटरेचर आ चुके हैं, केवल उसका बदला हुआ स्वरूप है आर्क टाइप पैटर्न। और ये एक ऐसा पैटर्न है क्रिटिसिज्म का जिसमें किसी भी स्टोरी, किसी भी घटना, किसी भी कैरेक्टर का जो इवेल्युएशन होता है, जो उसका जिक्र होता है, वह किसके माध्यम से होता है? वह जो प्राचीन हमारे रिचुअल्स हैं, जो प्राचीन हमारे कैरेक्टर्स हैं, जैसे रामायण की जो घटना है, महाभारत की जो घटना है, वेदास का जो जिक्र किया गया है, द बाइबल, द कुरान, या जितने भी धार्मिक ग्रंथ आए हुए हैं, या जो क्लासिक पीस है होमर का इलियड एंड ओडिसी, दुनिया के जितने भी इस तरह के लिटरेचर है, वो कहा जाता है कि जितनी घटना आज बताई जा रही, ऑलरेडी इन सारी घटनाओं का जिक्र इनडायरेक्ट या डायरेक्ट वे में वहां पे किया गया है। और उन्हीं घटनाओं से ही प्रेरित होकर के हम क्या करते हैं, उसको नए अंदाज में लिखते हैं। तो आर्केटाइप पैटर्न मतलब उस पैटर्न को सर्वोच्च माना जाता है, और ये कहा जाता है सारे पैटर्न उसी की कॉपी है। आई थिंक यू गॉट इट। तो अब ये कहा जाता है कि जो भी हम पढ़े, उसको पढ़ने के लिए हमें जरूरी कि हम पहले अपने क्लासिक पैटर्न को करें, जो हमारा पैटर्न क्या है, आर्केटाइप पैटर्न है, तब हमारा नया पैटर्न समझ में आएगा। उसमें साइकोलॉजी का भी जिक्र होता है, ड्रीम का भी जिक्र होता है। चूंकि एक क्रिटिसिज्म का हिस्सा, तो मैं बहुत ज्यादा आपको उलझाना नहीं चाहता, उसका एक सरफेस मैं आपको लैंग्वेज में बता रहा हूँ। जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए बहुत सिंपल सा है, अगर मैं ये कहूं कि ही इज मॉडर्न दुर्योधन, वो जो है आधुनिक दुर्योधन है, तो इसका मतलब ये हो गया कि आपको ही तब तक नहीं समझ में आएगा जब को आपको ये ना पता हो कि आखिर दुर्योधन कौन। इसका मतलब कि जो खासियत दुर्योधन की थी, वही आधुनिक समय में खासियत दुर्योधन वाली ही की है। तो अब ही के नेचर को समझने के लिए आपको कहाँ पे जाना पड़ेगा? दुर्योधन को समझना पड़ेगा। देन यू फाइंड कि दुर्योधन किसका हिस्सा है? महाभारत का हिस्सा है। उसमें वो क्या थे? विलेन थे। उन्होंने विलेन में कौन सा काम किया हुआ था? तमाम तरह की चीजें नजर, इसका मतलब कि जो वहां पे हुआ वही सेम चीजें उस ही में भी नजर आती है। तो ही को वहां समझने के लिए उस पैटर्न को समझना पड़ेगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 17 है, द चीफ पर्सन इन अ मॉडर्न नॉवेल, जो एक चीफ पर्सन है मॉडर्न नॉवेल में या प्ले में, हुज कैरेक्टर इज वाइडली डिस्क्रिपेंट, जिसका कैरेक्टर जो है डिस्क्रिपेंट है, मतलब एक कहीं से इसका कैरेक्टर जो है सम्माननीय नहीं है बल्कि डिस्क्रिपेंट है, फ्रॉम दैट ऑफ द ट्रेडिशनल प्रोटेगोनिस्ट, और वह जो ट्रेडिशनल कैरेक्टर या प्रोटेगोनिस्ट होते थे उनसे बिल्कुल अलग है। आर हीरो, और हीरो से अलग होता है। ऑफ अ सीरियस लिटरेरी वर्क, किसी भी सीरियस लिटरेरी वर्क के जो हीरो होते हैं, जैसे मैकबेथ हो गए, हैमलेट हो गए, किंग लियर हो गए, ओथेलो हो गए, इनसे अलग टाइप का एक कैरेक्टर है। और साथ ही साथ कहा जा रहा है कि इंस्टेड ऑफ मैनिफेस्टिंग लार्जनेस, उसको बहुत विशाल दिखाने की जगह डिग्निटी, उसकी जो है शानदार विरासत को दिखाने की जगह, उसमें शक्ति दिखाने की जगह, हीरोइज्म वीरता दिखाने की जगह, वी फाइंड कि द एंटी हीरो एक कॉन्सेप्ट दिया जाता है, वह कॉन्सेप्ट है एंटी हीरो इस पेटी, वह तुच्छ होता है, इग्नोमिनस होता है, पैसिव होता है, क्लाउनिश होता है, डिसऑनेस्ट होता है। यह खासियत किसकी है? हीरो की खासियत है, हीरोइन की खासियत है, विलेन की खासियत है, या एंटी हीरो की? ये जो डिफिनीशन है किसका? एंटी हीरो का है। तो एंटी हीरो क्या है? जो हीरो के अपोजिट होता है, लेकिन हीरो का अपोजिट हमेशा विलेन होना चाहिए। एंटी हीरो वो है जो विलेन तो नहीं है, लेकिन उसमें हीरोइज्म भी नहीं है। वह कॉमिक कैरेक्टर हो सकता है, क्लाउनिश हो सकता है, पेटी हो सकता है, इग्नोमिनस हो सकता है, पैसिव हो सकता है। वह हैमलेट और मैकबेथ जैसा बहादुर नहीं होगा कि संकट में से वह निपटने जा रहा है या चीजों को सॉल्व करने जा रहा है। यू डोंट फाइंड दिस थिंग। तो आई थिंक यू गॉट द कॉन्सेप्ट ऑफ एंटी हीरो। यस सर, गॉट इट Yes, सर। sir. तो आपको ध्यान में रखना है कि व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ एंटी हीरो। द कॉन्सेप्ट ऑफ एंटी हीरो मीन्स वह क्या होगा, यहाँ पे मैं चीजें बता दे रहा हूँ कि एंटी हीरो वो होता है जो कि क्या होगा, पेटी होगा, जो कि इग्नोमिनस होगा, जो पैसिव होगा, जो क्लाउनिश होगा, जो डिसऑनेस्ट होगा। ट्रेडिशनल हीरो की तरह उसमें क्या नहीं होता, हीरोइज्म नहीं होता, उसमें पार नहीं होता, उसमें डिग्निटी हो नहीं होती, उसमें मैनिफेस्टिंग लार्जनेस नहीं होता। यू डोंट फाइंड दीज थिंग्स। देन वी कम टू नो क्वेश्चन नंबर 18 है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज मिसमैच्ड, इसमें से कौन सा एक मिसमैच्ड है? ये भी दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ द नॉवेल एंड यू फाइंड द नेम ऑफ द राइटर्स एंड हियर यू हैव टू मैच एंड मिसमैच। क्वेश्चन नंबर 18 का ऑप्शन है कि डिफोज मोल फ्लैंडर्स, जो डिफो है उनका मोल फ्लैंडर्स, ये सही है, ये उनका वर्क है, नॉवेल है। जॉन वेल्स का हरी ऑन डाउन, ये उनका नॉवेल है, सही है।
किंग्सले एमिस का लकी जिम, ये भी सही है। व्लादिमीर नाबकोव का लोलिता, ये भी सही है, कई बार पूछा जा चुका है। सैमुअल बेकेट का वेटिंग फॉर गोडो, ये भी सही है। W.H. ऑर्डेंस का एंड गेम, ये गलत है। एंड गेम इज एन एब्सर्डिस्ट प्ले ऑफ सैमुअल बेकेट। एंड गेम जो है किसका प्ले है? सैमुअल बेकेट का है, यहाँ पे ये लिखा हुआ है, एंड गेम इज एन एब्सर्डिस्ट प्ले ऑफ सैमुअल बेकेट, ये सैमुअल बेकेट का है एंड गेम। वेस्टर्न ह्यूज ऑर्डन, और फिर बताया गया W.H. ऑर्डन कौन थे? वेस्टर्न ह्यूज ऑर्डन वाज अ मॉडर्न पोएट हु कंपोज्ड अ पोएम अननोन सिटी। वेस्टर्न ह्यूज ऑर्डन का फुल फॉर्म है W.H. ऑर्डन का, वेस्टर्न ह्यूज ऑर्डन, ये मॉडर्न एज की पोएट थे जिन्होंने अननोन सिटीजन नाम का पोएम लिखा। किसी राइटर के बारे में और भी जानकारी हो सकती बहुत सारा, लेकिन एक हल्का से एक्सप्लेन कर दिया गया कि W.H. ऑर्डन कौन रहे। तो ये एक, जितने वर्क है आपको भूलना नहीं, उनकी डेट नहीं भूलना। डिफो का मोल फ्लैंडर, जॉन वेन्स का हरी अनडाउन, किंग्सले एमिस का लकी जिम, व्लादिमीर नाबकोव का लोलिता, सैमुअल बेकेट का वेटिंग फॉर गोडो, W.H. ऑर्डन का एंड गेम। Now you find question number 19 है the literary use of words and expressions that have become obsolete in the common speech of an era। ऐसे जो है लिटरेचर में ऐसे शब्दों का या ऐसे एक्सप्रेशन का यूज जो कि अब क्या हो चुका है? ऑब्सोलीट या इररेलेवेंट हो चुका है, उसको क्या कहा जाता है? आर्केइज्म, एंटीथीसिस, ऑक्सीमोरन, पैरालेलिज्म। दैट इज आर्केइज्म। आपको बहुत पहले ही मैंने बताया था आर्केइज्म का मतलब प्रैक्टिसिंग और बिलीविंग in an ideology which refers to the use of irrelevant or outdated words। यही explain भी किया गया, archaism means use of irrelevant or outdated words। now question number 20 है is a contrast or opposition in meaning। कोई ऐसा स्टेटमेंट जिसमें कंट्रास्ट हो या अपोजिशन इन मीनिंग हो of contiguous phrases or clauses that manifest parallelism, और जिसमें एक समानता भी दिखाई जाती है। that is a similar word order and structure in their syntax। एग्जाम्पल मैंने दो तीन लिखा है। willing to wound and yet afraid to strike। वह जो है क्या करता था? चाहता तो था कि उसको ऊपर अटैक किया जाए, लेकिन अटैक करने से डरता था। ये कहाँ से लिया गया? एपिस्टल टू डॉक्टर आर्बथनॉट से लिया गया है। जोसेफ एडिशन का कैरेक्टर एटिकस के माध्यम से बताया गया है और उन लोगों की हॉस्टिलिटी को। तो एक इसका एंटीथीसिस का, ये जो डिफिनीशन है एंटीथीसिस का डिफिनीशन है, तो ये वाला ऑप्शन सही है। दूसरा मैंने दिया है एग्जांपल, रिजॉल्व टू रूल, उसने डिसाइड किया वह बर्बाद कर देगा। ही मेडिएट्स द वे, और रास्ता भी उसने ऐसा तैयार किया। बाई फोर्स टू रेविश, और इसने कहा वो ताकत का यूज करेगा उसको रेविश करने के लिए। और बाई फ्रॉड बीट्रे, या तो वह क्या करेगा? फ्रॉड के माध्यम से बीट्रे करेगा, धोखा देगा। मैरिज हैज मेनी पेन्स बट सिलिवेसी हैज नो प्लेजर, ये जो है रेजिलास से लिया गया है। डॉक्टर सैमुअल जॉनसन का एक नॉवेल है रेजिलास से, वहां से लिया गया है। एंटीथीसिस का है। जो बीच वाला है वो कहाँ से लिया गया है? आपका जो है बीच वाला रेप ऑफ द लॉक से लिया गया है। तो ये तीनों डिफिनीशन एंटीथीसिस का है, सॉरी एग्जाम्पल है, ऊपर डिफिनीशन है और ऑप्शन है आपका एंटीथीसिस है। सो आई थिंक यू गॉट। सबसे इंपॉर्टेंट चीज की जो एंटीथीसिस होता है उसमें क्या होता है? कंट्रास्ट होता है या अपोजिशन होता है। किसका अपोजिशन? मीनिंग ऑफ कॉन्टिग्यूअस फ्रेजेस का या क्लासेस का, या एक पूरा मैनिफेस्ट पैरेललिज्म, या उसी के समांतर जो है पूरे वाक्य एक चलेगा। तो इस तरह की चीजें उसमें आप कंट्रास्ट देखते हो। नाउ लास्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज मिसमैच, इसमें से कौन सा एक मिसमैच्ड है? बिलिंडा जो है क्या? हीरोइन है रेप ऑफ द लॉक का, बिल्कुल सही है। एटिकस एक कैरेक्टर है एपिस्टल टू डॉक्टर आर्बथनॉट का, ये भी सही है। डॉक्टर सैमुअल जॉनसन ने रेजिलास नाम का नॉवेल लिखा था, ये भी सही है। जॉन कीट्स का द फेरी क्वीन एक गलत है। द फेरी क्वीन इज द वर्क ऑफ एडमंड स्पेंसर, और फेरी क्वीन 1590 से 96 के बीच में आई है, जिसमें 6 बुक कंप्लीट है, एक जल गई थी। रेप ऑफ द लॉक मार्क एपिक का एग्जांपल है, जो कि अलेक्जेंडर पोप का है। एटिकस का जो कैरेक्टर है एपिस्टल टू डॉक्टर आर्बथनॉट में, जो 1735 में आया हुआ, ये भी अलेक्जेंडर पोप का है। और डॉक्टर सैमुअल जॉनसन ने रेजिलास नाम का नॉवेल लिखा हुआ था। आई थिंक कि पहले वाले क्वेश्चन को लेके विनोद जी कुछ कह रहे थे या कोई आपसे कुछ कह रहा है जी? हाँ सर, आर्केइज्म का एक एग्जांपल मिल जाएगा तो ज़्यादा सहूलियत हो जाएगी हमको समझने में। किसमें आर्केइज्म का आर्केइज्म का आर्केइज्म एक में एग्जांपल? हाँ हाँ, मैं आपको एक एग्जांपल बता रहा हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए अगर आपको लेक्चर सुनेंगे तो उसमें मैंने सब कुछ बताया है। जैसे पहले हम लोग क्या करते थे? टेपर वर्ड यूज करते थे। टेपर को
आज के समय ना यूज करके उसकी जगह कैंडल वर्ड यूज किया जाता है। तो अब जो टेपर शब्द है ये आपको लिटरेचर में कहीं देखने को नहीं मिलेगा, ये इररिलेवेंट वर्ड हो गया, आउटडेटेड वर्ड हो गया। अब जो भी वर्ड यूज किया जाता है क्या होता है, कैंडल वर्ड यूज किया जाता है। इससे रिलेटेड आज का लेक्चर आप देखेंगे तो आपको कई चीजें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, तो मैं यहीं पे इसको करता हूँ, और जो लोग नहीं होंगे तो उस पे, और मैं इस पे जो टेस्ट कराऊंगा वो जो है, आज पहला टेस्ट था तो इस पे करा दिया, नहीं तो जो आपका टेस्ट का लिंक है एलटी वाला टेस्ट उसी पर ही कराया जाएगा, और इस पर लेक्चर वाली चीजें होंगी, नहीं तो सब हौच पाच हो जाएगा। मैं चाहता हूँ दोनों चीजें बिल्कुल अलग रहे ताकि आपको ढूंढने में परेशानी ना हो। तो नाउ कंक्लूडिंग हियर, मीट यू टुमारो, ओके, गुड नाइट। गिव योर फीडबैक अबाउट द क्लास। So, that's it.